बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 जून है। या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने आज का दिन दिखाया और हमें कल के गुनाहों के एवज़ हलाक ना कर डाला। मौला करीम, मुझे, हमारी FM 102.2 की टीम को, हमारे सामीन को अपने फ़ज़ल के अहाते में लेना और हमें वो अता करना जो हमारे लिए अच्छा है, और यकीनन तू ऐसा अता करने वाला है कि लेने वाला राज़ी हो जाए। आज 12 जून पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम क्रिकेट के खिलाड़ी मियां दाद का यौम पैदाइश है। जावेद मियां दाद 12 जून 1957 को कराची में पैदा हुए पाकिस्तान के मायानाज और आलमी शोहरत के हामिल क्रिकेटर हैं, जो 1975 से लेकर 1996 तक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलते रहे और पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट और एक रोज़ा मैचों के कप्तान रहे। जावेद मियां दाद अभी तक टेस्ट मैचों में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं और जावेद मियां दाद को पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का सबसे मुस्तनद बल्लेबाज भी समझा जाता है। जावेद मियां दाद का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कैरियर तकरीबन 21 सालों पर मुहित है और एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों में अभी तक किसी भी खिलाड़ी का 20 साल और 272 दिनों के साथ सबसे लंबा कैरियर है। इसके अलावा उनके इस तवील कैरियर की एक और मुनफरद बात यह है कि एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों के आलमी कप में इन्होंने 6 दफ़ा शिरकत की। 1975 के पहले वर्ल्ड कप से लेकर 1996 के छठे वर्ल्ड कप तक दुनिया के किसी भी दीगर खिलाड़ी को ये एजाज़ हासिल नहीं। जावेद मियां दाद के बैनुल-अक़वामी टेस्ट कैरियर का आगाज़ 9 उम्री में हुआ, जब 19 साल की उम्र में आपने अपना पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 9 अक्टूबर 1976 को खेला और अपने टेस्ट कैरियर की पहली ही इनिंग्स में मैच के पहले ही दिन सेंचुरी बनाकर शायकीन क्रिकेट को वर्ता हैरत में डाल दिया और अपने आइंदा आने वाले यादगार कैरियर की बुनियाद रखी। इस टेस्ट सेंचुरी ने उनको 2 यादगार रिकॉर्ड दिए। एक तो ये कि अब्दुल्ला के बाद दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए जिन्होंने अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की, और दूसरा ये कि उस वक्त सबसे कम उम्र टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनकी उम्र उस वक्त 19 साल थी। अब ये आलमी रिकॉर्ड उनके पास है, बल्कि बांग्लादेश के खिलाड़ी मोहम्मद अशरफिल के पास है, जिन्होंने 17 साल अब जो है रिकॉर्ड जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी ने इसको तोड़ा है, जिसकी उम्र 17 साल और 61 दिन की उम्र में उसने सेंचुरी स्कोर की है। मियां दाद जो हैं का नाम जो है कई वजूहात की बिना पर, ख़ास तौर पर उनका जो छक्का था जो इंडिया के दौरा में था, उसके बहुत ही 6 मैचों में 6 इनिंग्स में मियां दाद ने 118.80 के औसत से 2 सेंचुरियाँ और 1 निस्फ सेंचुरी के साथ 594 स्कोर बनाए थे, और हैदराबाद में खेली गई जो थी उसमें 280 स्कोर किए। बेशुमार ऐसी सेंचुरियाँ हैं जो कि उनकी कैरियर में बहुत ही यादगार रहेंगी। 6 डबल सेंचुरियाँ हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में की, जैसे 206 स्कोर किए उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कराची में 31 अक्टूबर 1976 को, 280 स्कोर किए भारत के ख़िलाफ़ हैदराबाद सिंध में 15 जनवरी 1983 को, 203 स्कोर किए श्रीलंका के ख़िलाफ़ फैसलाबाद में 21 अक्टूबर 1985 को, 260 स्कोर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ओवल के मैदान में 7 अगस्त 1987 को, 211 ऑस्ट्रेलिया कराची में 16 सितंबर 1988 की। इस तरह से 271 स्कोर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ऑकलैंड में 25 फरवरी 1989। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज उनका यौम पैदाइश जावेद मियां दाद को और उसके चाहने वालों को उनका यौम पैदाइश मुबारक हो। इसके अलावा जी आज रशिया में दिन मनाया जाता है रशिया डे। ये उनकी फेडरेशन जो है उसकी यादगार के तौर पर बनाया जाता है कि जो रशियन फेडरेशन बनाई गई थी मुख्तलिफ स्टेट्स को जमा करके, तो वो 12 जून को वो हमेशा जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। रशिया में ग़ालिबन इसको बहुत अहम और कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। एक और भी दिन है जी, वो है फ़िलिपाइन का आज यौम आज़ादी है। फ़िलिपाइन ने स्पेन से आज़ादी हासिल की थी। ये जनूब मशरक़ी एशिया में माली जज़ायर जो हैं उनमें एक मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत जो है मनीला है। ये 7107 जज़ायर पर मुश्तमिल है, जो मजमूआ अल जज़ायर
फ़िलिपाइन कहलाता है। यानी फ़िलिपाइन के मुख्तलिफ हज़ारों की तादाद में ये जज़ायर हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ का जो सरबराह होगा उसने सारे जज़ायर देखे भी होंगे। उसकी कुल ज़मीनी रकबा जो है वो 3 लाख मुरबा मील है, या 1,16,000 के करीब जो है बनता है। इस तरह ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 72वां सबसे बड़ा मुल्क है। और जो फ़िलिपाइन है, लफ्ज़ फ़िलिप जो स्पेन का शाह था, शाह फ़िलिप, उसके नाम पर इसका नाम जो है मुल्क का फ़िलिपाइन जो है वो रखा गया था। और 1896 में इनकलाब फ़िलिपाइन तक 3 हिस्सों में मुहित रहा, और अमेरिकी जंग के नतीजे में अमेरिका ने फ़िलिपाइन पर कब्ज़ा कर लिया था। बहरहाल इसने आज़ादी जो है वो स्पेन से हासिल की। आज इसका यौम आज़ादी है। फ़िलिपाइन के लोगों को यौम आज़ादी मुबारक। एक अहम दिन है जी आज, और वो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये यूनाइटेड नेशन में भी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO है वो इसको मनाते हैं, और दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ अवेयरनेस के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और एक ही दिन, बाज़ दिन होते हैं जैसे मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ दिन मनाए जाते हैं, लेकिन चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ ये जो दिन है ये 12 जून को ही मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी बहुत सारी तकरीबात होती हैं। एक मुझे आज की अखबार में जंग में पढ़कर एक रिपोर्ट बहुत खुशी हुई, और ख़ुशी वो ये हुई कि पाकिस्तान इस मामले में पहले नंबर पे नहीं है। आमतौर पर देखा जाए तो कहा जाता है ये इस पहले नंबर पे है जी, ये पहले नंबर पे है जी। यहाँ पहले नंबर पे नहीं है, पहले नंबर पे भारत है। चाइल्ड लेबर दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है, फिर दूसरे नंबर 5, 6, 7 मुल्कों में भी नहीं है। पाकिस्तान का नंबर 9 है, 9th नंबर चाइल्ड लेबर में इसको पाया जाता है। ये कोई बहुत अच्छी फिगर भी नहीं है। हमें होना चाहिए बहुत आखिर में, पीछे, जितना पीछे रह सकें इस काम में उतना ही अच्छा है। चाइल्ड लेबर पे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के हवाले से मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी गुफ्तगू इस हवाले से की जाए। पाकिस्तान में जो चाइल्ड लेबर है इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये तय करना पड़ेगा कि हम बच्चा किसको कहते हैं। जो यूनिसेफ है वो तो 18 साल तक के बच्चे को बच्चा कहती है। हमारे यहाँ समझें कि मैट्रिक पास जो कर जाता है वो बच्चा 18 साल का होता है। कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जो है उसे हम बच्चा कह सकते हैं। लेकिन जब हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे होते हैं तो हम ऐसे स्कूल जाने वाली ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे होते हैं जिसमें बच्चे को स्कूल जाना चाहिए और वो जो है वो काम पे जा रहा होता है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की क्या वजूहात हैं, तो इसमें सबसे बड़ी वजह तो माइग्रेशन है जो कि देहातों से शहरों की तरफ हो रहा है। हो ये रहा है कि हमारे देहातों में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो शहरों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि महंगाई होती जा रही है और मसाइल हैं ज़िंदगी के। वहाँ पढ़ने के लिए अच्छी चीज़ें मौजूद नहीं होती, उनकी सोर्स ऑफ इनकम वहाँ कम होता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं होती जिससे आगे बढ़ने के क्या हैंड टू माउथ वहाँ लोग रह रहे होते हैं। तो वो उनका कोई भी एक शख्स जो है वो शहर में आ जाता है, वो ज़रा सा सुखी हो जाता है, तो वो समझते हैं कि हाँ शहरों में जाकर हम शायद बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो वो इस हवाले से गांव छोड़कर शहर आना शुरू हो जाते हैं। और जब वो शहर में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि शहर के लोग जो हैं वो ऐसे देहातियों को, ऐसे लोगों को, ऐसे गरीब लोगों को कोई हार लेकर बैठे होते हैं कि आएँ जी आप आ जाएँ शहर के वसाइल में शरीक हो जाएँ। वहाँ और मुश्किलात होते हैं, रहने के लिए जगह नहीं होती, तो वो कच्ची आबादियों का रुख करते हैं जहाँ पहले ही क्राइम और बहुत घनी आबादी होती है। अच्छा, वहाँ वो बहुत मुश्किल हालात में रह रहे होते हैं, वहीं जाकर या किसी भी जगह देखा या उनका कोई रिश्तेदार है वो उनको अपने पास बैठा लेता है, फिर थोड़ी सी और कहीं जगह पे कब्ज़ा किया, उनको छोटा सा मकान बना दिया, वो वहाँ। तो इस तरह जो शहरों में कच्ची आबादियाँ बढ़ना शुरू हुई हैं, इसकी भी एक वजह वही है कि वहाँ से लोग यहाँ शहरों में आते हैं देहातों से। अच्छा, देहाती जब शहरों में आ जाते हैं तो अब जो है उनके पास कोई काम नहीं होता, क्या करें क्या ना करें, तो वो मजबूरन अपने बच्चों को काम पे उस वो आके देखते हैं शहरों में कि हाँ ये काम मौजूद है, यहाँ ये काम। अच्छा, बड़ों के लिए काम मौजूद नहीं होता, लेकिन छोटों के लिए ये काम मौजूद होता है कि किसी भी उसको वर्कशॉप पे लगा दें तो वो कुछ ना कुछ 2-3 हज़ार महीने के वो बना ही लेता है। तो वो इस तरह से दिहाड़ीदार
बन जाता है। रोज़ के अगर 100, 200, 400 भी कमाल आया तो वो समझे कि घर का किचन जो है वो चलने लगता है। तो वालिदैन जो हैं वो इसको गनीमत समझते हुए इसको स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि एक तो वैसे ही अवेयरनेस नहीं होती कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ना हम उन्हें बता रहे होते हैं। और वो लोग या वो ख़ानदान जिनके घर में खाना नहीं पक रहा और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दें, तो हमें भी उनको समझाते हुए अजीब सा लगता है कि यार आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो। और वो कहते हैं मेरे तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आप कहते हो स्कूल भेजो। तो ये नहीं है कि मैं उसको कचरा चुनने के लिए भेजूँ, दिन के वो 2-400 कमा के ले आएगा। अच्छा, फिर एक पूरा एक माफिया भी बना हुआ है। जब आप बच्चा उसमें दाखिल हो जाता है तो मैंने ज़ाती तौर पे भी बड़ी कोशिश की कि किस तरह से इन स्ट्रीट चिल्ड्रन को, इन लोगों को जो कि कचरा चुनने वाले हैं, इनको कुछ लम्हों के लिए, 1-2 घंटों के लिए हम एक स्कूल की शक्ल दिखा दें। स्कूल भी क्या हो, एक दरख्त हो, दरख्त के नीचे साफ़ सी जगह हो, साथ शायद पानी हो, ताकि वो अपने कचरा वचरा के कागज जो है उठा के रखें और फिर जो है वहाँ बैठ जाएं और बैठने के बाद 1-2 घंटे पढ़ें, फिर दोबारा अपने बैग उठाएं और चले जाएं, किताबें वहीं रह जाएं। तो मैं ज़ाती तौर पे तो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग इसमें काम करते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, और वो मैं उनके हौसले की दाद देता हूँ। मैं चूँकि जल्दी थक जाता हूँ तो शायद और कुछ कामों में लग जाता हूँ, लेकिन एक तो बुनियादी वजह जो है वो यही है। दूसरी, जो शहरों में भी लोग रह रहे होते हैं वो देखते हैं कि पढ़ेगा बच्चा, FA कर लिया, BA कर लिया, फिर बेरोज़गारी, नौकरियां तलाश करते फिर रहे, तो क्यों ना इसको अभी से किसी लगाएं काम में ताकि वो कुछ काम सीख ले। इस तरह से वो छोटे जो हैं किसी वर्कशॉपों में दाखिल हो जाते हैं और दूसरी तीसरी चीज़ों में, या किसी दुकान पे लग जाते हैं छोटा बनकर कि वो चाय पिलाता है या कुछ। मैं एक वाक़े का जिक्र करना चाहूँगा। मैं यहाँ बिलियो एरिया में हमारे एक दोस्त का ऑफिस होता था, तो वो वहाँ एक छोटा चाय लेके आया करता था। एक चैनक 2 कप उसके हाथ में होते और वो चाय लेके आता और हमारे ऑफिस में। कुछ 10-15 साल के बाद मैं इस्लामाबाद से ज़रा सा बाहर चला गया। जब वापस आया मैं उसी दोस्त से मिलने गया तो वह उसी सीढ़ियों पे जा देखा तो एक बहुत बड़ा आदमी, वेरी हैवी, अच्छी बिल्ट के साथ, और उसके हाथ में वही छोटी ऐनक और वो 2 कप लेके वो उतर रहा था। मैंने गौर से देखा तो वो वही छोटा था जो अपने 10-15 सालों में उसने बिल्ड तो अपनी बड़ी बना ली थी, बड़ा जवान नौजवान समझे बन गया था, जान उसमें सब कुछ थी, खाना पीना उसका शायद ठीक होगा होटल की वजह से, लेकिन वो चैनक उतनी छोटी रह गई थी, कप उतने छोटे रह गए थे, और अब भी लोग उसको छोटा कहकर ही बुला रहे थे। इसके मुकाबले में अगर उसने कोई हुनर सीखा होता तो शायद वो आज छोटा है तो कल उस्ताद बन गया होता। मैंने एक प्ले बनाया था, शायद वो इस मौजू पे बनने वाला वाहिद ही प्ले था, छोटे बड़े शायद और बने हों, लेकिन वो फुल लेंथ सीरियल था 13 किस्तों का और 50 मिनट का। नाम था उसका मुस्तकबिल। NTM से वो नशर हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर ने इसको स्पॉन्सर किया था और मौजू था उसका चाइल्ड लेबर के पाकिस्तान में क्या वजूहात हैं जिनको हम हाईलाइट करें। किस तरह से उस वक़्त कुछ बेवकूफ़ दोस्तों ने पाकिस्तान के ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाकर बाहर दे दी थी जिससे पाकिस्तान के कालीन साजी में और फुटबॉल और दूसरी तीसरी चीज़ों पर और लेदर के काम में काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो गए थे। तो हुकूमत पाकिस्तान ने चाहा कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे हम बाहर की दुनिया को ये बता सकें कि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर की वजूहात क्या हैं और हम क्या काम उसके ख़िलाफ़ जो हैं कर रहे हैं। उस ड्रामे को कई ज़बानों में डब भी किया गया, मिनिस्ट्री ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, और जो उस वक्त सेक्रेटरी होते थे उनसे बराह रास्त मेरा इंटरेक्शन रहता था कि हमने क्या क्या चीज़ों को हाईलाइट करना है यहाँ और क्या चीज़ें हमने इस ड्रामे में दिखानी हैं। हमारे दोस्त ज़फ़र ख़ान नियाज़ी ने उस ड्रामे को बहुत ही खूबसूरत लिखा था। उसका एक डायलॉग मुझे याद है, एक चर्सी होता है, उसको समझाने के लिए कुछ लोग जाते हैं उसके पास कि जी देखें आपके बच्चे जो हैं, अब वो चर्सी लेटा रहता है और उसके बच्चे कचरा चुनते हैं, ला के पैसे देते हैं, उससे वो जो है वो अपना नशा पूरा करता है। उसको समझाने के लिए जाते हैं कि देखें ये जो बच्चे हैं ये कौम के बच्चे हैं, तो आप जो हैं कुछ, तो वो आगे से लड़ता है कि ना कौम के बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, कौम क्या लगती है इस बात की। तो वो अगर जब तक हम ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, कौम के बच्चे नहीं हैं, तो हम उसके साथ जैसा हुस्न सलूक करते रहें। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये कौम के बच्चे हैं, तो फिर हमें इस बात का एहतियात करना चाहिए कि ये कौम के बच्चे हैं, कल इनके हाथों में हमारा पाकिस्तान होगा। हमने ये दुनिया इन बच्चों के लिए संवारनी है, इनसे हमने उधार ली है, और कल यही इसका विजन होंगे, इसका मुस्तकबिल होंगे, तो तब शायद हमने अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच सकें।
आखिरी बात जो मैं इस हवाले से चाइल्ड लेबर के हवाले से करना चाहता हूँ वो उन वालिदैन के लिए करना चाहता हूँ जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को मजबूरी है तो वो किसी ऐसे हुनर पर लगाएं जहाँ से वो कुछ सीख के आगे बढ़ सकें। मिसाल के तौर पर आप वर्कशॉप पे डाल दें, लेकिन साथ उसको पढ़ने के लिए मौका फराहम कर दें, थोड़ा सा तो घर ही पढ़ ले बेशक आके। कभी भी उसको चाय खाने में ना डालें, वो सारी उम्र छोटा ही रह जाएगा। कभी उसको कचरा चुनने पे ना लगाएं, वो सारी उम्र कचरा ही चुनता रह जाएगा। लेकिन अगर कोई हुनर सीख लेगा, वर्कशॉप पे चला जाएगा, कुछ इलेक्ट्रिक का काम सीख लेगा, कहीं और कुछ बनाना सीख लेगा, है ना, कुछ जिसको हम एक स्किल कहते हैं वो सीख लेगा, तो शायद कल वो बड़ा हो जाए और कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लेगा, तो उससे उसके बच्चे शायद वो काम ना करें और फिर वो ये सोच सके कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो हमें सिर्फ आज का दिन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें 10, 15, 20, 25 साल पहले आगे का सोचना चाहिए। मैं अक्सर एक मिसाल जो है वो कराची के एक टैक्सी ड्राइवर को देता हूँ, जिसने अपना पेट काट कर अपने 2 बच्चों को पढ़ाया और सोचा उसने कि एक को मैं डॉक्टर बनाऊंगा और एक इंजीनियर बनाऊंगा, और उसने उसको बना डाला। आज हॉस्पिटल है कराची में, इंटरेस्ट हॉस्पिटल के नाम से, वो उस टैक्सी ड्राइवर के बच्चों का है। और मेरे ख्याल में इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि बिल गेट ने भी उसको उस स्टैंडर्ड पे मानते हुए उसको डोनेशन भी दिया और वो फ्री इलाज करता है लोगों का। विजन या बड़ी बात सोचना ज़रूरी नहीं होता कि PhD स्कॉलर जो हैं वही बड़ी बात सोचें। आप अगर आज अपने बच्चों के लिए सोच लेते हैं, तय कर लेते हैं, 2 रोटी की बजाय 1 रोटी खा लेते हैं, तो कल आपके बच्चे जो हैं इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इसके लिए काबिल फ़ख्र हो सकते हैं। आज